वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल नेक्स्ट क्लास में हमने गुप्तकालीन समाज तक पढ़ा था, गुप्तकालीन समाज तक, है ना। आज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और गुप्तकालीन कला के संदर्भ में कुछ पढ़ेंगे भी और कुछ लिखेंगे भी, है ना। तो जो गुप्तकाल के जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो बात कही जाती है, इस समय तक आते आते सामंती व्यवस्था समाज में अपना एक रूप ले चुकी थी। सामंती व्यवस्था के संदर्भ में यही माना जाता है कि राजाओं द्वारा अपने भूमि को अधिकारियों के लिए वेतन स्वरूप दान दिया गया, है ना। इसलिए यह अर्थव्यवस्था बनी। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कृषि, व्यापार और सिक्के इत्यादि के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें आप। फर्स्ट पॉइंट में भूमिदान के कारण कृषि संबंधी ज्ञान का सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसार हुआ, ठीक है। भूमि का नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए शिल्पों की संख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण, शिल्पों की संख्या में यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है, शिल्पों की संख्या में गिरावट इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। 6th सेंचुरी में रोम के साथ व्यापार का पतन, जो रोम के साथ गुप्त काल में व्यापार चलता था, वह व्यापार किन्हीं कारणों से एक्चुअली में रुकने लगा, क्योंकि जो मिड ईस्ट में जो कंडीशंस थे वो व्यापार के फेवरेबल नहीं रहे, है ना। इसलिए वहां पर ये समस्याएं आने लगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आम प्रचलन में तांबे एवं चांदी के सिक्कों के साक्ष्य भी कम मिलते हैं। फायान ने आम लेन देन में कौड़ियों का उल्लेख किया है, ठीक है। हालांकि गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, इसलिए यह समझा जाता है कि जो गुप्त काल था उसे हम भारत के स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सोने के सिक्कों के प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और कला और संस्कृति और साइंस की दृष्टि से भी देखें इस समय में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट हुआ, है ना, और ब्रह्मदत्त हुए, ये सारे क्या बोलते हैं उस समय गुप्त साम्राज्य में विद्वान, एस्ट्रोलॉजर, फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ शल्य इत्यादि जैसे भी लोग हुए जिसने क्या बोलते हैं आपका वैद्य का काम किया, तो ये चीज़ें यहाँ पर थी, इसलिए हम भारत में इसको स्वर्णकाल की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक विवादित विषय है, इसमें कई सारे इतिहासकारों का डिबेट है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, इसमें मान सारी चीज़ें सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का पतन होता दिखाई दे रहा है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए लेन देन में कौड़ियों का उल्लेख किया गया है। हालांकि शासकों ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए, है ना। और प्राचीन भारत में कलात्मक दृष्टिकोण से इन सिक्कों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है,
इस समय पे जो सिक्के मिल रहे हैं वहां पे जो सिक्कों में आपको प्रिंट देखने को मिलेगा, सिक्कों में आपको चित्र देखने को मिलेगा, जैसे कि वीणा के साथ मां सरस्वती का, मयूर का, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है गुप्तकालीन सिक्कों में। ठीक है, जैसे धनुर्धारी हो गया, धनुर्धारी चित्र, तीर चलाता कोई व्यक्ति इत्यादि। जैसे समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं उसमें उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। हालांकि समुद्रगुप्त एक कला प्रेमी व्यक्ति था और उसने म्यूजिक के क्षेत्र में भी थोड़ा सा काम किया था, अपने शासन में संरक्षण भी दिया, तो ये समय उसके लिए सबसे फेवरेबल समझा जाता है। इस समय पर जो सिक्के मिल रहे हैं, इस समय पर जो सिक्के मिल रहे हैं उसमें आपको देवी देवताओं के चित्रण का भी उल्लेख मिलता है कि देवी देवताओं के विभिन्न विभिन्न, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, इस तरीके के आपको वहां पर प्रमाण देखने को मिल रहे हैं गुप्तकालीन सिक्कों में। ठीक है, चौथा, गुप्त काल में विशेषकर 6वीं ईस्वी शहरों में, यहाँ पर क्या है, गुप्त काल में, देखिए गुप्त काल में 6वीं ईस्वी में कुछ शहरों का पतन भी दिखाई पड़ रहा है, कुछ शहरों का पतन भी दिखाई पड़ रहा है ना। अब आते हैं गुप्तकालीन कला के ऊपर। ठीक है, गुप्तकालीन कला को 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला स्थापत्य, दूसरा चित्रकला और तीसरा मूर्ति कला। स्थापत्य में पढ़ते हैं स्तूप, विहार और मंदिर, है ना। स्तूप आपने पढ़ा होगा, सांची का, जो सांची का स्तूप है, इस तरीके से ये स्तूप होता है, ये हमें का, ठीक है, कलश, है ना, इस तरीके से स्तूप। विहार होता है आपको, विहार होता है आपको गुफाओं को काट कर जो बनाए गए मंदिर हैं उनके अंदर प्रवेश, जैसे कि आपको कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल बता दूंगा, अगर आपको मौका मिले तो आप लोग, आप हमारे लोकल में साइट है चंदेरी, वहां पर आप देखने जाएंगे तो वहां पर भी कुछ आपको विहार देखने को मिलेंगे, पहाड़ियों को काट कर उनके अंदर बौद्ध भिक्षुओं को रहने की जगह, है ना। तो आप लिखिए पहले स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में स्तूप, स्तूप के संदर्भ में लिखिए। स्तूप स्थापत्य के साक्ष्य गुप्त काल से भी दिखाई पड़ते हैं, गुप्त काल से भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे सारनाथ में धमेक स्तूप, सारनाथ जो एक जगह है, सारनाथ में धमेक स्तूप, है ना। तथा राजगृह में जरासंध की बैठक, जैसे हमारे यहाँ भी पांडवों की गुफाएं हैं देखने को मिलती हैं, और भी कई सारी जगह है, जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, एक साइट है हमारी मुचकुंद की गुफा, उसी तरीके के कुछ केव्स हमें वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो कलात्मक दृष्टिकोण से, हालांकि कलात्मक दृष्टिकोण से धीरे धीरे उत्तर गुप्त काल तक इसमें ह्रास दिखाई पड़ने लगता है, मतलब क्वालिटी जो है स्तूप बनने की वह धीरे धीरे कम होती जाती है। जो कला कौशल है वो थोड़ा सा कम दिखाई पड़ने लगता है कि वहां पर इतने रोचक कलाकार नहीं रहे होंगे। और गुप्त शासकों के पश्चात स्तूपों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। गुप्त शासकों के पश्चात स्तूपों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आइए बिहार, जैसे मैंने आपको बिहार समझाया है, नेक्स्ट में बिहार, है ना। बिहार का निर्माण भी इस दौर में जारी रहा। बिहार का निर्माण भी इस दौर में जारी रहा। दो प्रकार के बिहारों के साक्ष्य मिलते हैं। पहला गुफा विहार एवं संरचनात्मक बिहार। गुफा विहार एवं संरचनात्मक बिहार। गुफा मैंने आपको बताया ना, जो पहाड़ियों को काट कर, पहाड़ियों को डीप करके उसमें एक घर जैसा आवास बनाया जाता था रहने के लिए, वो बिहार कहलाते थे। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु इत्यादि तपस्या करते थे, वहाँ पर अपना ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, ठीक है, इत्यादि के लिए बनाया गया था। गुफा विहार में
उदयगिरी मध्य प्रदेश में जगह है, उदयगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर आपको अधिकांश मात्रा में ये बौद्ध भिक्षु स्थल और क्या बोलते विहार स्थल देखने को मिलते हैं, है ना। जो उदयगिरी विहार है वह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। वहाँ पर अधिकांश सनातन धर्म के लिए जो विहार बनाए गए थे उनका एक तरीके से आवास स्थल देखने को मिलता है ना। और नेक्स्ट आपका आता है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित आपको जो बौद्ध विहार हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्थापत्य के क्षेत्र में क्या बोलते हैं पढ़ेंगे मंदिर। गुप्त काल की एक सबसे अच्छी खासियत रही कि यहाँ पर जो मंदिर बने हैं, यहाँ पर विभिन्न शैलियों के माध्यम से मंदिर को बनाया जाता है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, एक तो नागर शैली, बेसर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली। नागर शैली है वह दरअसल उत्तर भारत में प्रयोग में की जाती है। जो हमारे जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुवन मंदिर भी आपके जो सबसे नजदीक है, तुवन मंदिर, या फिर आपका ये अंजनी माता मंदिर जो आपके पास यहाँ पर पास में है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना नागर शैली में, ये इस प्रकार का है मंदिरों का, ये इस प्रकार का देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, है ना। नागर और बेसर शैली के बीच में, नागर और द्रविड़ शैली के बीच में बेसर शैली है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ब्रीफली डिफाइन करूंगा, ठीक है। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। जो साउथ के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली पर आधारित होते हैं, है ना। जैसे कि द्रविड़ शैली का आधारित मंदिर पहले आपको बड़ा घर मिलेगा, फिर उसके बाद छोटा देखने को मिलेगा, फिर उससे छोटा देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये मंदिरों का स्ट्रक्चर होता है द्रविड़ शैली में, ठीक है। पॉइंट लिखिए इसमें मंदिर स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंदिरों का, जैसे कि विभिन्न मंदिरों का निर्माण। मंदिर निर्माण की शुरुआत मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य के बाद जो पोस्ट मौर्यन काल था, उत्तर मौर्य काल, उसमें दिखाई पड़ती है, उत्तर मध्य काल में दिखाई पड़ती है। गुप्तों के समय शिखर शैली का विकास हुआ और पूर्व मध्य काल में मंदिर निर्माण कला चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तथा विभिन्न शैलियों से बने मंदिरों का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब जो गुप्तकाल मंदिरों की संरचना है उसमें आप लोगों को देखने मिलेगा, सबसे पहले अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान मतलब ये जो जगह होती है अधिष्ठान कहलाती है, ठीक है। अधिष्ठान के बाद सीढ़ियाँ होती है मंदिर पर चढ़ने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर पर चढ़ते हैं सीढ़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। जैसे अमजरा घाट जाते हैं, अमजरा घाट में चढ़ते हैं सीढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, है ना। एक ऊंचे स्थान पर भगवान को बनाया जाता है। फिर उसके बाद आपको एक मंडप दिखेगा, ऐसा मंडप, है ना। मंडप के बाद आपको एक गर्भगृह दिखेगा, मतलब जिसमें हम लोग एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं इसमें, ठीक है। एक गर्भगृह दिखाई पड़ेगा, है ना। फिर एक जगह होती है जहां पर शिखर होता है, शिखर, ये टॉप ऑफ द पीक, दैट इज कॉल्ड शिखर, है ना। इसी को आमलक भी कहते हैं, आमलक, ठीक है। इसी के साथ साथ एक परिक्रमा देने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है, जहां पर हम जाते हैं तो रेलिंग लगी होती है ना चारों तरफ, तो वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गुप्तकालीन चित्रकला के ऊपर। गुप्तकालीन
चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य, गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य हमें अजंता एवं बाघ की गुफाएं, अजंता एवं बाघ, अजंता एवं बाघ, यहाँ से हमें चित्रों के दिखाई पड़ते हैं। और चित्रों में अधिकांश हमें देवी देवता के चित्र, ठीक है, यहाँ पर अभी व्यक्ति केंद्रित चित्र नहीं है, मतलब लोगों के चित्र नहीं है, यहाँ पर अभी भगवान देवियों के चित्र या पक्षियों के चित्र, है ना, इस तरीके से चित्र बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आप लोग, अजंता से चैत्य विहार, अजंता से चैत्य विहार एवं चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, चैत्य विहार एवं चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। अजंता के प्रारंभिक चित्रों में आम जीवन, प्रकृति, राज परिवार, जो राजा से संबंधित परिवार है उनका, राज परिवार संबंधित कुछ विषयों का चित्रण, कुछ विषयों का चित्रण दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, गुप्तकालीन चित्रकला हो गई। इसमें हम लोग आगे गुप्तकालीन मूर्तिकला, धर्म और गुप्तकालीन क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग की संज्ञा कहते हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोगों का ये आप लोगों बताया है, ये आप लोगों के लिए हेडिंग के साथ आप लोग कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।